एसआई भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया था और उसके बाद एक कार्रवाई की गई। उदयपुर से श्याम प्रताप सिंह, विक्रमजीत बिश्नोई सस्पेंड किए गए, तो वहीं चित्तौड़गढ़ से दिनेश बिश्नोई, मनोहर लाल बिश्नोई सस्पेंड किए गए। राजसमंद में पोस्टर राजेश्वरी बिश्नोई को भी सस्पेंड किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एसआई परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में ये सबसे बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। 5 एसआई को उदयपुर रेंज आईजी ने सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि उदयपुर के साथ चित्तौड़गढ़, राजसमंद में जो पोस्टेड एसआई थे उन पर ये गाज गिरी है, उन्हें सस्पेंड किया गया है। एसआई परीक्षा फर्जीवाड़ा में शामिल होने पर यह कार्रवाई की गई है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, 5 एसआई को सस्पेंड कर दिया गया, आरोप ये लगाया गया कि फर्जीवाड़े में सम्मिलित थे, जरा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये वो 5 सब इंस्पेक्टर हैं जिन्हें जिले आवंटित कर दिए गए थे और इनका नाम जो एसआई भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़ा जो था उसमें शामिल था। इनके खिलाफ मामले दर्ज हुए थे और गिरफ्तारियां भी हुई थी। इस मामले में उदयपुर रेंज के आईजी ने बड़ी कार्रवाई की है और एक आदेश जारी किया और उस आदेश के अंदर 2 कांस्टेबल जो कि उदयपुर जिले जिन्हें आवंटित सब इंस्पेक्टर, माफ कीजिए, 2 सब इंस्पेक्टर जिन्हें उदयपुर जिले आवंटित हुए थे, 2 सब इंस्पेक्टर जिन्हें चित्तौड़गढ़ जिले आवंटित हुए थे और एक राजसमंद से राजेश्वरी बिश्नोई को सस्पेंड किया गया है। चित्तौड़गढ़ से दिनेश बिश्नोई और मनोहर लाल बिश्नोई को सस्पेंड किया गया है और उदयपुर से श्याम प्रताप सिंह और विक्रमजीत सिंह बिश्नोई को सस्पेंड किया गया। उदयपुर के आईजी ने ये आदेश जारी किए हैं और ये आदेश जो है वो जारी होने के बाद में पूरे महकमे में खलबली भी मची गई। बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। कुछ पता चल पाया सूत्रों के हवाले से आपको कि किस तरीके से इनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में थी और कैसे उजागर हुआ, कैसे गाजगिरी है, पूरा सा बताइएगा। देखिए, इस पूरे मसले में जो जांच की जा रही है वो उस जांच इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे पहलू सामने आए थे। उसमें कई सारे सब इंस्पेक्टर्स जो कि फर्जीवाड़े में शामिल थे उनके नाम सामने आए थे कि वो फर्जी तरीके से परीक्षाएं जो है उन्होंने पास की है। उन मसलों को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन जिन के नाम सामने आए, एफआईआर में जिनके नाम शामिल किए गए, उन लोगों की गिरफ्तारियां की गई। अब उन लोगों पर जो विभागीय कार्रवाई है वो की जा रही है और विभागीय कार्रवाई के तहत ही आईजी रेंज उदयपुर ने 5 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड करने की कार्रवाई की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर आईटी की कार्रवाई से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, अब तक वो पहुंचाएंगे। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर्स पर आयकर का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी तक 12 लाख रुपए कैश, 4 किलो ज्वेलरी बरामद की गई है। इसके साथ उत्कर्ष क्लासेस और फिजिक्स वाला के बीच हुई डील पर भी जो है सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। पता लगाया जा रहा है कि डील कैसे की गई थी, कहां डील हुई थी, डील में क्या क्या जो पॉइंट्स थे वो रखे गए थे। डील की वैल्यूएशन को लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हर साल छात्रों को 20 करोड़ रुपए का डिस्काउंट जो दिया गया वो रडार पर आ चुका है। पिछले 4 साल से कथित तौर पर दिए गए डिस्काउंट का वेरिफिकेशन जारी है। फिजिक्स वाला से हुई 240 करोड़ रुपए की डील से जुड़े केस में यह सर्चिंग की जा रही है टीम की तरफ से। उत्कर्ष ने 51% स्टेक फिजिक्स वाला को बेच दिया था। डील और छात्रों को डिस्काउंट में इनकम टैक्स इवेजन की आशंका है। जोधपुर, जयपुर, प्रयागराज, इंदौर में आईटी की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी है। मैं आपको बता दूं, जयपुर, जोधपुर और प्रयागराज के सेंटर्स पर आयकर विभाग द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। कल देर रात के इन्वेस्टिगेशन में कुछ तथ्य सामने निकलकर जरूर आए हैं। वो मैं आपको बता दूं कि करीब 20 करोड़ रुपए का डिस्काउंट उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस के थ्रू बच्चों को दिया जा रहा था, जो 4 साल से कथित तौर पर लगातार दिया जा रहा था। उसके बाद फिजिक्स वाले से 240 करोड़ की डील उत्कर्ष क्लासेस की भी हुई थी, वो तथ्य भी सामने निकल कर आया है इस सर्च ऑपरेशन में। वहीं उत्कर्ष क्लास ने अपना 51% स्टैक जो है फिजिक्स वाले को बेचा था। तो ऐसे में ये कुछ मुख्य बिंदु है जो निकलकर सामने आए हैं। इस वक्त गोपालपुरा उत्कर्ष क्लासेस के सेंटर के बाहर मैं मौजूद हूँ, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। अभी भी आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन इन मुख्य शहरों में लगातार जारी है और कल देर रात के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कुछ तथ्य सामने निकल कर आ पाए हैं। और आपको बता दें कि जोधपुर, प्रयागराज और जयपुर में सभी सेंटर्स के अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो है निकाली जा रही है और आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी बताया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक जो है इन्वेस्टिगेशन पूरी
कर ली जाएगी आयकर विभाग की ओर से। कैमरामैन शेर सिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। ईआरसीपी के शिलान्यास के बाद अब झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग जोर पकड़ने लगी। यमुना के पानी की मांग को लेकर चुड़ावा सिंघाना मार्ग स्थित लाल चौक बस स्टैंड के पास किसान सभा के बैनर तले किसानों का धरना जारी। धरने पर बैठे किसानों की मांग है कि ईआरसीपी की तरह भजनलाल सरकार यमुना नहर के पानी को लाने को लेकर तत्परता दिखाते हुए यमुना के काम को लेकर शिलान्यास करे। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि 1994 में 5 राज्यों में बीच हुए समझौते के तहत अभी तक झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना का पानी नहीं मिल पाया। झुंझुनू सहित शेखावाटी में लगातार जल स्तर गिर रहा। झुंझुनू में 8 ब्लॉक डार्क जोन घोषित किए जा चुके हैं। 94 का जल समझौता। अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर वीआईपी चादर चढ़ाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी क्रम में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भेजी गई चादर दरगाह शरीफ के आस्थाना पर पेश की गई। दरगाह के खादिम सैयद इरफान चिश्ती ने ख्वाजा के दर पर चादर पेश की। इस अवसर पर दरगाह परिसर में खास दुआएं की गई। उर्स के मौके पर देश विदेश से लाखों जायरीन अजमेर शरीफ आ रहे हैं। दरगाह की ओर से विशेष व्यवस्थाएं भी की गई ताकि जायरीन बिना किसी समस्या के आस्थाना पर हाजिरी लगा सके। नवाज का उस मुबारक 813 के मौके पर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनसे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और उनके तमाम हमनवा और उनके तमाम पार्टी के अरकान की जानिब से ये चादर का तोहफा गरीब नवाज की बारगाह में इस साल पेश किया। साल वो गरीब नवाज की बारगाह में अपना तोहफा और अपनी अक़ीदत का नजराना पेश करते रहते हैं। बाकी वकालत हज़रत शेखज़ादा हाजी इसहाक़ मोहम्मद साहब के वकालत में इन्होंने तोहफा पेश किया। छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के गोमाना गांव में निर्माणाधीन मकान की छत से गिरने के कारण एक श्रमिक की जान चली गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में आक्रोश है। मामले में मुआवजा राशि की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि देर रात तक किसी भी पक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई। सीआई तेज करण सिंह चारण ने बताया कि परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश की गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने के बाहर बैठे रहे। इस दौरान धमोत्तर पंचायत समिति प्रधान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने में मौजूद। छोटी छाड़ी में हमारे बावड़ीखेड़ा निवासी शांतिलाल पिता देवीलाल मीणा कल करीबन दिन में एक घटना हुई कि मकान की छत से नीचे गिर गया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको छोटी छाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहाँ से उदयपुर रेफर किया गया और अभी तक लाश नहीं आई। बाकी हमारे यहाँ से गांव वाले सभी लोगों ने वो संबंधित पार्टी जो ठेकेदार हैं और उनके मकान मालिक से बात करने के लिए बुलाया। यहाँ हम लोगों को पुलिस वाले सब गुमराह कर रहे हैं कि आ रहे हैं, अभी तक किसी प्रकार की कोई बात नहीं करी और हम लोगों ने उनसे डिमांड करी कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पालन पोषण और भरण पोषण के लिए 50 लाख के लिए हमने कहा है। लेकिन वो जैसे सीटी या कीड़ी मकोड़ी मरे हो, जैसे दाह संस्कार लिए 1000-2000 रुपए दे देंगे, इस प्रकार से हम गरीबों के साथ इस प्रकार कानून भी हमारा पूरा सहयोग नहीं कर रहा है। तो नरेश मीणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई एक बार फिर से टल चुकी है। टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जिला सेशन कोर्ट में आज जमानत पर होनी थी सुनवाई। मामले में 6 जनवरी को अब अगली सुनवाई जो है प्रस्तावित की गई। नरेश मीणा समेत 18 की जमानत पर सुनवाई होनी थी। थप्पड़ कांड, आगजनी, हिंसा के बाद गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद से जमानत याचिका लगाई गई थी, अर्जी लगाई गई थी। हालांकि एक बार फिर से जो सुनवाई है वो टल चुकी है। ये जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि थप्पड़ कांड को लेकर के लगातार सियासत जो है वो गरमाई हुई थी। नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था, भारी सियासी बवाल उस दौरान मचा था और उसके बाद जब नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई, इसके साथ 18 लोगों के हिरासत में लिया गया था। नरेश मीणा ने याचिका लगाई थी जमानत को लेकर के। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, 6 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर के, अभी की क्या जानकारी है आपके पास? नरेश मीणा की जमानत आज इस पर सुनवाई होनी थी जिला और सेशन कोर्ट में। ऐसे में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के चलते अभी अगली तारीख दे दी गई है 6 जुलाई, माफ कीजिए 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। नरेश मीणा समेत 18 लोगों की जमानत याचिका पर यह एप्लीकेशन लगाई गई थी। उसके अलावा 39 लोगों को कल हाईकोर्ट से जमानत
मिल गई थी उनको आज देर शाम तक जेल से रिहा किया जाएगा। लेकिन हाँ, नरेश मीणा की जमानत अभी जिला सेशन कोर्ट की ओर से जो जमानत है उस पर आज सुनवाई टल गई है। जी ठीक है, नजर बनाए रखना दौलत, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी पहुंचाने के लिए। भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उदयपुर के सुखाड़िया रंगमंच में शिक्षिका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। समारोह में 149 शिक्षिकाओं और 18 प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। ट्रस्ट के संस्थापक दिनेश माली ने बताया, सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और उन्होंने जो कार्य किए उनको देश नमन करता है। फुले की 193वीं जयंती सर्व ओबीसी समाज, सामाजिक अधिकारिता विभाग और सावित्रीबाई फुले पर्यावरण शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मनाया जा रहा है। इसमें हमने एक चयन समिति बनाई थी। हम शिक्षिका को, जो वो प्रतिभावान शिक्षिका को सम्मान कर रहे हैं। हमारे 250 ऑनलाइन आवेदन आए थे, उसमें से 149 शिक्षिकाओं को चयन किया गया और 38 प्रतिभावान बच्चों के भी आए थे, जो राज्य और स्टेट एवं भारतीय नेशनल स्तर पे जो उन्होंने नाम कमाया है। उनमें से लगभग 28 बालिकाओं को भी सम्मानित किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ शहर में अब मंचलों की खैर नहीं होगी, जिसके लिए शुरू की गई कालिका पेट्रोलिंग टीम शहर में गश्त करने के साथ ही मंचलों की धरपकड़ करते हुए महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेगी। ये स्कूटी शहर में गश्त करेंगी, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट महिलाओं और लड़कियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। आज जिले के अंदर 6 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स चालू करी गई हैं और इनका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चियों के साथ जो अपराध या छींटाकशी या छेड़छाड़ की घटनाएं, इस पर अंकुश लगाना। ये चित्तौड़ नगर के लगभग 70 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लगातार निगरानी में रखेंगी और ये भी सुनिश्चित करेंगी कि किसी महिला और बच्ची के साथ में कोई छेड़छाड़ या कोई अपराध नहीं हो। उनके साथ में अपने नंबर भी शेयर करेंगी और यदि कोई अपराध होता है या कोई परेशान करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी करी जाएगी। दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान समेत पूरा उत्तर भारत घने कोहरे के आगोश में है। घने कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। घने कोहरे की वजह से ट्रेन और फ्लाइट्स भी देरी से चल रही हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी के चलते शीतलहर और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा। बर्फीली हवाओं के चलते तेजी से तापमान में गिरावट आ रही। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 5 जनवरी को राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में रविवार को बादल छा सकते हैं। कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है, बूंदाबांदी होगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस सिस्टम के जाने के बाद 7 जनवरी से प्रदेश में एक बार फिर से उत्तरी हवा का असर बढ़ेगा। तापमान गिरने से सर्दी की संभावना ज्यादा है। उधर श्रीगंगानगर लगातार 7वें दिन भी घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। पिछले एक सप्ताह से श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे के आगोश में है। मौसम के मिजाज पूरी तरीके से बदल चुके हैं। घने कोहरे के कारण श्रीगंगानगर जिले में लगभग 0 विजिबिलिटी हो गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई है। श्रीगंगानगर में छाए घने कोहरे का जायजा लेते हुए वाहन चालकों से बात की हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। गंगानगर आज लगातार 7वें दिन घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। पिछले एक सप्ताह से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में छा रहे घने कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा असर जो पड़ा है वो वाहन चालकों पर पड़ रहा है। घटी हुई दृश्यता के कारण वाहन चालकों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है। चूंकि श्री गंगानगर जिले में आज भी काफी घना कोहरा है और घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो लगभग 0 जैसी ही है। अभी इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के रविंद्र पथ पर मौजूद हैं और रविंद्र पथ की आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का नजारा है और घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ये मान के चलें कि गंगानगर में वाहनों की जो रफ्तार है उस पर लगभग ब्रेक लग गया है। हालांकि कल दिन में खिली तेज धूप के बाद दिन का तापमान तकरीबन 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, जिससे श्री गंगानगर वासियों को हल्की राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दी। लेकिन रात के समय जो गलन का एहसास है वो बरकरार है
इसके अलावा जो कोहरा पड़ रहा है, इस कोहरे से और मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल गए हैं। ये श्री गंगानगर के रविंद्र पथ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी तेज़ ठंड होने के बाद जो ये कोहरा है, इस कोहरे की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। दृश्यता लगभग जीरो जैसी ही माने, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ेंगे तो ये दृश्यता और ज़्यादा घट जाती है, जिससे लोगों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसी ठंड है इस समय गंगानगर में? बहुत भयंकर। कहाँ से आ रहे हो आप? अभी मैं दिल्ली से आ रहे हो? तो दिल्ली और गंगानगर के मौसम में क्या फ़र्क है? दिल्ली से ज़्यादा ठंड है इधर। दिल्ली से ज़्यादा ठंड है? हाँ। और कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। आप बिल्कुल देखिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ एक टेम्पो चालक है। मौसम कैसा है गंगानगर का? मौसम सबसे बुरा हाल है। अच्छा। गंगानगर के अंदर फुल लॉस है। अच्छा। दिल्ली से ज्यादा ठंड है। दिल्ली से ज्यादा ठंड है? बहुत ज्यादा ठंड है। अब इतनी धुंध में जब दिखाई नहीं दे रहा तो आप गाड़ी कैसे चला पा रहे हैं? बहुत नॉर्मल चला रहे हैं, 10 की स्पीड पे। अच्छा, कितनी दूर तक देख पा रहे हो? बस वो समझो भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, जैसे भी चल रहा है गाड़ी। अच्छा, गाड़ी की फॉग लाइट और हेडलाइट को भी आवश्यक रूप से ऑन करके रखें, ताकि घटी हुई दृश्यता के कारण जो दुर्घटना होने की संभावना है उसको टाला जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। करौली जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में कई दिनों के बाद आज घना कोहरा छाया रहा। कोहरे का शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में असर ज्यादा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी महज 30 मीटर रह गई, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। इस दौरान अत्यधिक ठंड होने के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित। वहीं मौसम विभाग ने 2 दिन बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। करौली जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में घना कोहरा नजर आया है। इस सीजन का यह सबसे घना कोहरा है, जिसके चलते दिनचर्या प्रभावित हो रही है। वाहन चालक ही नहीं, राहगीर और सुबह स्कूल जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर कई स्थानों पर 10 से 15 मीटर तक रह गया है। न सिर्फ वाहन चालक हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं, साथ ही धीमी गति के कारण निकल रहे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी परेशानी? अरे सर, बहुत परेशानी है। सर्दी की वजह से यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा है। यहाँ अग्नि दुकानें छोड़ के हम आग पे बैठे हुए हैं। मेरी सर दुकान है ज्योतिया फुले स्कूल के बगल में स्टेशनरी की सर। तो मैं अपने घर से यहाँ पे आया, मुझे हर 100 मीटर के बाद गाड़ी रोक के आग से हाथ तापने पड़ रहे हैं सर। सर्दी के मारे गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ और हेडलाइट जला के गाड़ी चलानी पड़ रही है सर। कोहरा पड़ रहा है, विजिबिलिटी कम से कम 35 से 30 मीटर के करीब है। काफ़ी सर्दी है। घर से निकले सर्दी की वजह से जा ही नहीं पा रहे, कहीं अंदर ही जा रहे दोबारा घर पे ही। कई स्थानों पर ज्यादा कोहरे और सर्दी के कारण लंबी दूरी पर जाने वाले वाहन चालक रास्ते में गाड़ी रोककर तापने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने भी 1-2 दिन बादल छाए रहने और कई स्थानों पर बूंदाबांदी की चेतावनी दी है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। दौसा में सर्दी का सितम जारी। शनिवार को सुबह एक बार फिर से दौसा में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही। आज सुबह तो हल्का कोहरा था, लेकिन जैसे ही 8 बजे घना कोहरा छाने लगा। इधर कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा। आज बहुत ही भयंकर ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे सब अंदर के अंदर है, को बाढ़ के अंदर ही, घरों के अंदर, और गाय भैंसे टोटली सब अपने अपने अंदर है। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। बहुत ही ज्यादा ठंड हमारे सिकराई तहसील में पड़ रही है। कोहरा बहुत भयंकर पड़ा हुआ है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस